Hello everyone. So today we are going to study chapter 5th of ninth class, the fundamental unit of life, that is cell. Today you will get to know at the last of this class why cells are called the building blocks of life, parts of microscopes, types and discoveries of cell, different cell organelles, okay? Discovering of cell, who coined the term cell and how did he discovered it? So basically, have you I guess all of you or maybe some of you not um, listen about the Robert Hooke, the discoverer of cells. He discovered a cell in 1665 and he observed a thin slice of cork under the microscope. Basically, the cork resembled the structure of a honeycomb कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कंपार्टमेंट्स. ओके, सो हनी कॉम को आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, है ना. छोटे छोटे से होल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, आपने कभी देखा हो अपनी डेली लाइफ में. तो उसमें उन छोटे छोटे से जो आपको पार्ट्स मिलेंगे उसको उन्होंने कंपार्टमेंट्स नाम दिया. ही नेम दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल. और ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स उस बाग में थे उसे उन्होंने सेल कहा, है ना. और एंड दिस वन इज द माइक्रोस्कोप ही यूज्ड. थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में भी समझ लेते हैं. A microscope is an instrument that makes and enlarges images of a small object, thus revealing details too small to be seen by the unaided eye. So basically माइक्रोस्कोप क्या होता है कि छोटी सी चीज़ों को जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उनको एनलार्ज करके बताता है ना. कंपाउंड माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप कई टाइप्स के होते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स एंड मैनी मोर. सो माइक्रोस्कोप्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग लेंसेज यूज़ होते हैं. वो लेंस जो होते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी हम स्पेसिमेन वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी स्पेसिमेन या जो भी हम सेल यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर पार्ट्स वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, उस पार्ट को हम एक स्लाइड के नीचे रखते हैं और देन हम उसको आई पीस के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं. सो बेसिकली इसका मैकेनिज़्म होता है कि कैसे वहाँ पे लाइट उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कैसे वो रिफ्लेक्ट करके हम तक ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके बता रहे, कैसे वो फिर हम तक पहुँच रहा है ना. ये उसका पूरा मैकेनिज़्म होता है. सो अभी हम उसके पार्ट्स देख लेते हैं. एक आई पीस होता है, देन उसकी बॉडी होती है, बॉडी ट्यूब होता है ये जो दिख रहा है यहाँ पे. देन कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, यहाँ से ये जो नॉब दिख रहा है इससे हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं. किसको? हमारा जो नीचे वाले नोज पीस ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं उसको हम बेसिकली वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट, है ना. फाइन एडजस्टमेंट स्क्यूज़ भी हैं यहाँ पे. हैंडल है जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं. पिलर्स होते हैं, उसके बेस होता है, एक मिरर होता है जो कि हम जो अपकमिंग लाइट्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कराता है. वो अपकमिंग लाइट्स मिरर पर पड़ती हैं, वो मिरर फिर उसको रिफ्लेक्ट करके हमारे ऑब्जेक्ट तक भेजता है. ऑब्जेक्ट से फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू वो हमारे आई पीस तक पहुंचता है. ओके. कंडेंसर होता है, स्टेज है, स्टेज के ऊपर आप ये स्लाइड रखा देख रहे होंगे, उसी में हमारा स्पेसिमेन होता है. एंड व्हाट इज सेल? आई होप आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा कि सेल क्या है एक्चुअली, है ना. सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिला कर हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन ऑल्सो ऑर्गेनिज्म है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स, दिस ऑल आर organisms. Okay, so cell is a living thing, may be made up of one cell, a unicellular organisms, or multiple cell, that is multicellular organisms. Humans have about 37.2 trillion cells. और इनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे ख़त्म भी होती जाती हैं और डेली बेसिस पे अराइज भी होती जाती हैं, है ना. ड्यू टू द सेल साइकिल. वो सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, हर सेल का अपना अलग हो सकता है. Okay, so humans are multicellular organism. Of course we are made up of multiple cells, that's why we are multicellular organisms. और कुछ organisms नेचर में ऐसे भी होते हैं
जो सिंगल सेल पर ही सर्वाइव करते हैं, उनकी होल बॉडी जो है वो सिंगल सेल के थ्रू ही चलता है, उसके थ्रू ही वो सर्वाइव करते हैं, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, और अपना जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं वो उनके उसी के थ्रू हो जाता है ना। उनका मेटाबॉलिज्म, उनके जो जीन्स प्रोडक्शंस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो जाती है, जस्ट लाइक यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, है ना। अपन ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर और मैनी सेल, जो कि मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं ना। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। ये जो फर्स्ट फिगर ये अमीबा का है, सेकंड इज़ द पैरामीशियम। फिर यहाँ मल्टी सेलुलर्स में ह्यूमंस, एलिफेंट, स्पाइन, ये जो फर्स्ट सेल बना है ये ह्यूमन सेल है ना। देन इज़ द एलिफेंट, इट इज़ ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे मैंने बताया, अगेन फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे सिंगल सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म बेसिस पे हम देखें, सो ह्यूमंस हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फंजाई, या फंजाई इज़ ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑक्टोपस और मैनी मोर। अब हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनमें से सम ऑफ सेल्स आर देयर ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, नर्व सेल, जो कि नर्वस सिस्टम को बनाने में, जो हमारा ब्रेन कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे इम्पल्सेस, जो भी हम टच है या जो भी इस प्रकार के जो इम्पल्सेस हैं हमारी बॉडी में कैसे शिफ्ट होते हैं, वो नर्व सेल्स के थ्रू शिफ्ट होते हैं, है ना। मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं वो कैसे इम्प्रूव होती हैं, वो कैसे हमारी बॉडी को फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं, वो मसल सेल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, कंपाउंड मसल्स होते हैं, समथिंग दैट। एंड ओवम एंड स्पर्म, ऑफ कोर्स ओवम जो होते हैं वो फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। And now again we are further going to study about how what actually a cell is. A cell is the smallest unit of living things. It is the basic building block of living organisms. जैसे किसी वॉल को, किसी घर को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए होते हैं, सिंगल सिंगल ब्रिक्स को हम अटैच करके तब एक इतना बड़ा वॉल क्रिएट करते हैं, देन डिफरेंट वॉल्स मिलके घर बनाते हैं। इन दैट वे जो डिफरेंट सेल्स होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं ना। यहाँ पे ये प्लांट सेल है फर्स्ट में, सेकंड में एनिमल सेल्स है। अब हो सकता है कि उनमें भी अलग अलग प्रकार के सेल्स हो, जैसे अभी हमने ह्यूमंस में देखा था, है ना। डिफरेंट सेल्स हो सकती हैं जो कि अलग अलग टिश्यूज़ फॉर्म करें, अलग अलग ऑर्गन्स बनाएं, और ऑफकोर्स उनके ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स उनके फंक्शंस भी अलग होंगे, है ना। वो एक सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे। जस्ट लाइक एनिमल्स, हम एक सिस्टम है, हमारे अंदर अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हो गए। तो ये सिस्टम्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं सिंगल बॉडी में, ये सिस्टम्स कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेल्स एंड द डिफरेंट नेचर ऑफ द सेल्स। ओके, so cells are the smallest unit of life. That's why these are called the smallest unit of life, because they perform different functions and contains specific components called organelles. Yes, अब वो पर्टिकुलर एक सिंगल सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स उनके फंक्शंस भी अलग अलग होंगे, है ना। इन फर्स्ट फिगर वी कैन सी lysosomes is the cell membrane, then Golgi apparatus, centrosomes, vacuoles, mitochondria, nucleus, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, nuclear membrane, ribosomes, cytoplasm, lysosomes, है ना। whereas in plant cells nuclear membrane होता है, cell wall होता है। animal cell में cell wall present नहीं होता, but plant cell में cell wall present है। cell membrane हो गया, RER that is rough endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, अब इन हमारे में जैसे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। पेरोक्सिसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए। हमारे वैक्यूल्स कितने छोटे हैं एनिमल सेल्स में, वेयर इज इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज। ओके, फर्दर हम इनके फंक्शंस आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Now cell membrane or the plasma membrane, this is the protective layer of a cell, है ना। अब सेल में इतने ऑर्गेनल्स हैं,
उनको कैसे कंपार्टमेंट्स, उनको कैसे हम एक बाउंड्रीज़ में उनको कैसे रखा है, फिर उस बाउंड्री के अंदर वो स्टडीड किस प्रकार से हैं वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, अदरवाइज़ वो इधर उधर हो जाएंगे, है ना। तो उन्हें बाउंड्री प्रोवाइड करा के वो एक साथ रखते हैं सो दैट वो एक ऑर्डर में काम कर सके, फंक्शन कर सकें। ओके, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट, और वो भी सिलेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि अब जैसे हमारा घर होता है, घर में हम हर व्यक्ति को, तो हर इंसान को या हर किसी को तो आने नहीं देते हैं ना। ऑफ कोर्स वहाँ पे एक गेट होता है, हम सिलेक्टिव पीपल जिन्हें हम जानते हैं हम उन्हीं को अंदर आने देते हैं। इन द सेम वे सेल जो होती है, वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो सिलेक्टिवली ही मटेरियल्स को अंदर आने देती है और सिलेक्टिव मटेरियल को ही बाहर जाने देती है। दैट मीन्स इट इज़ हाईली सिलेक्टिव परमिएबल, है ना। जैसे कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें से किसे अंदर आने देना है किसे अंदर नहीं आने देता है, ये नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड करता है ना। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। चूँकि वो लिपिड और प्रोटीन्स की होती है, दैट मीन्स दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, है ना। सो किस नेचर के अंदर मटेरियल्स आएंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर के। हाइड्रोफिलिक नेचर के मटेरियल्स जो होंगे वो वहाँ पे रिपेल कर जाएंगे, है ना। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी हाईली सेंसिटिव। जैसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें उसका, है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें। सो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज़ और ग्लाइकोप्रोटीन मॉइटीज़ जो होती हैं वो आउटर साइड में होती हैं, दैट इज़ एक्सोप्लाज्मिक साइड्स में होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन्स देखो पूरा इसमें एम्बेडेड है। फिर इंटरनल प्रोटीन और जो हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स पेरीफेरी पे ही रहेंगे। इंटरनल प्रोटीन्स जो हैं वो वन साइड टू अनदर साइड में स्टडेड हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली एक प्रॉपर फंक्शन भी होता है जो कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। समवेयर बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना, वहाँ पे तो वो रिजिड हो जाएगी बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि बहुत सा पार्ट तो उसका लिक्विड फॉर्म में है ना, तो वो तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जम जाएगा। चूँकि वो ना जमे, वो कोल्ड एरिया में भी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करे रहे, दैट्स वाई वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉइटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, है ना। ना मूवमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मूवमेंट्स देखें तो मूवमेंट्स के दो प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज़ डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस। ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं जिसमें डिफ्यूशन जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है बेसिकली। ऑस्मोसिस जो होता है वो लिक्विड्स के लिए होता है ना। सो ऑस्मोसिस जो है वो द मूवमेंट ऑफ वाटर और लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई water concentration to the lower water concentration through the semi-permeable membrane. Okay, and diffusion is the gaseous exchange takes place from the region of higher concentration to the lower concentration. Okay, जैसे यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे सॉल्ट यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। एंड अदर पिक्चर यहाँ पे सोल्यूशन में अगर हम देखें तो जहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल करके सेमी परमिएबल के थ्रू वो नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं जहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, ना सॉल्यूशंस देखें तो सॉल्यूशन बेसिकली मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो कि लिक्विड पार्ट होता है, सॉल्वेंट जो कि सॉलिड पार्ट होता है। तो इन सेल्स हम देखें तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप देखें, हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में देखें तो जो भी वाटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन एंड आउट वो इक्वल होता है। सो जो उसका शेप होता है, जो सेल का शेप होता है वो एज इट इज़ बना हुआ होता है ना, देयर इज़ नो चेंज। वेयर इज़ इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल से निकल के बाहर की तरफ चला जाता है, क्योंकि सेल में उसको हम अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, है ना, तो वहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जो उसका इन्वामेंट, जिस इन्वामेंट में हमने सेल रखा है वहाँ का सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर तो ज़्यादा अभी सेल में है हम देख रहे हैं, तो सेल से पानी निकल के कहाँ चला जाएगा, सॉल्ट के थ्रू, सॉल्ट के पास चला जाएगा, तो इन दैट कंडीशन सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ओके, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि वाटर आउटर साइड से इनसाइड ज़्यादा होता है, इनसाइड ट्रेवल करने लगता है। अब सेल के पास भी अपना ऑलरेडी वाटर है, इनसाइड अगर और एक्स्ट्रा वाटर ट्रैवल करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाता है, स्वेल होते हैं, और एक कंडीशन, एक टर्जिडिटी वहाँ पे ऐसी आती है कि वो और प्रेशर नहीं झेल पाती हैं वो सेल, और एक कंडीशन के बाद वो बर्स्ट हो जाता है। ओके, इसी प्रकार का एक प्लाज्मोलाइसिस करके भी एक प्रोसेस होता है। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच सेल लूजेस वाटर, सेल जो होता है वो अपना वाटर लूज कर देता है व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट इज ग्रेटर इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कंपेयर्ड विद द इनसाइड ऑफ सेल। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल shrink away from the cell wall, which results in severe water loss and leads to the collapse of the cell walls and finally result in the cell death. Okay, जैसे यहाँ है कि ये नॉर्मल सेल है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, तो सेल का देखो या जो वाटर मॉलिक्यूल है बाहर जाने लगा है, तो ये सेल श्रिंक हो रही है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि हाईली श्रिंक होने के कारण उसके वॉल्स जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लिविंग थिंग, सेल इज़ अ लिविंग थिंग, सो उसके कोलैप्स होने के कारण उसका डेथ हो जाता है। सो दीज ऑल आर द स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, है ना। Now the next thing we are going to study about the cell wall. This is also very important. It's also an outer membrane of the plant cells, and it only and only present in plant cells. No, of course the cell walls are also present in fungi, but not present in animal cells. Okay, so plant cell wall is mainly composed of cellulose. फंजाई में ये पैक्टिन के बने होते हैं, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेल वॉल भी प्रोटेक्ट ही करती है, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ना। ये एक सेल है, यहाँ पे दिखाया है, नो सेल वॉल इन एनिमल सेल्स, वेयर इज इन प्लांट सेल्स देयर इज अ सेल वॉल, है ना। आउटर स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, बैक्टीरियल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर वाला भी इसका जो सेल वॉल है ना। सो द सेल वॉल इज रिजिड स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई, अल्गी एंड प्रोकैरियोट्स। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, किस किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, फंजाई में, अल्गी में, प्रोकैरियोट में। हो सकते हैं इनके कंपोजिशंस अलग अलग हो। सपोज जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है ना, वेयर इज इन फंजाई इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन, और अदर ऑर्गेनिजम्स में अलग भी अदर फॉर्म उसका कंपोजिशन भी हो सकता है। न्यूक्लियस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें डबल लेयर होता है आउटर साइड में, जैसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसमें पोर्स भी होते हैं, है ना, जो कि ट्रांसफ़र कराते हैं मटेरियल्स का इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, from inside the nucleus to the outside the nucleus, or outside the nucleus to the inside the nucleus. Okay, the nucleus contains chromosome which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide. Okay, chromosomes आप लोगों ने I don't know आप लोग समझते हो नहीं, बट हम इस क्लास में समझेंगे। So क्रोमोसोम जो होते हैं से प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम है। ओके, ये 2 पेयर्स, हमारे में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इन क्रोमोसोम्स, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं, है ना, ये काइनेटोकोर भी कहलाते हैं ये पोर्शन। इन क्रोमोसोम्स पे ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए पर ही ये डीएनए पर ही हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स को कोड करते हैं। जीन्स बेसिकली क्या करते हैं, एक फंक्शनल यूनिट होता है
किसी भी सेल का फंक्शनल यूनिट जो है वो जीन होता है। कैसे? क्योंकि वो ही हमारे जो इनहेरिटल कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे बालों का क्या कलर होगा, हमारे आँखों का कलर क्या होगा, हमारे स्किन के कलर्स क्या होंगे, है ना, वो टोटली डिपेंड करते हैं। वो ट्रेड्स बोलते हैं इन चीज़ों को। तो ये कैरेक्टर्स या ये जो ट्रेड्स होते हैं वो सारे हमें जीन्स ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जीन्स डीएनए पे प्रेजेंट होता है, डीएनए हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है ना, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड फॉर्म है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। दिस इज अ जेली लाइक फ्लूइड कंटेन दैट फिल्स द सेल enclosed by the plasma membrane. It plays crucial role in various cellular processes including supporting organelles, facilitating chemical reactions and serving as a medium formed intracellular transport. जस्ट सपोज अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो अदर ऑर्गेनल्स कैसे, मतलब कैसे वो स्टडीड होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं अदरवाइज वो। बट वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई वो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो स्टडीड होते हैं अपने प्रॉपर जगह पे और फैसिलिटेट करते हैं अदर केमिकल रिएक्शंस को, है ना। ट्रांसपोर्टेशंस में भी हेल्प करते हैं कि एक सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल्स में अगर कोई सिग्नल्स भेजने हैं या कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो इनके इस साइटोप्लाज्म के थ्रू वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है ना। इट प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ वाटर, आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और वो बना कैसे होते हैं? कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। दिस कॉम्पोनेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी, जो कि इनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कराता है ना। ये तो लिक्विड फॉर्म जो है वो साइटोप्लाज्म हो गया। द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म सराउंड्स इंट्रासेलर ऑर्गेनल्स इज साइटोसोल। एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो ऑल कंटेंट्स ऑफ अ सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनल्स एज वेल एज द साइटोसोल, है ना। इसमें साइटोसोल और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी पोर्शन है ऑर्गेनल्स और द साइटोप्लाज्म वाला वो सारा साइटोप्लाज्म है। द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म सराउंडेड इंट्रासेलर ऑर्गेनल्स। और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो उसका लिक्विड फॉर्म है वो साइटोसोल कहलाता है। ओके, सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं हम, और है ना, अभी न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनल्स है जो कि अभी हमने देखा। और अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It look like tube and sheets, है ना, arranged in a zigzag-like structure, है ना, जो कि extended होता है न्यूक्लियर पार्ट से। न्यूक्लियस से एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बिकॉज राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट, है ना, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक रफ, it gives rough structure. Whereas in smooth endoplasmic reticulum there is no ribosomes present in it. Whereas ribosomes जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, बिकॉज वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और SER जो है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वहाँ पे लिपिड फॉर्मेशन होता है। Now Golgi apparatus, the Golgi first described by Camillo Golgi, है ना। It consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sac-like structures. Okay, the material synthesized near the ER is packaged and dispatched to the various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. क्या होता है? कुछ मान लो प्रोटीन्स बने या अदर सिग्नल्स देने हैं, तो ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है, और फिर यहीं से हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे गोल्जी apparatus को सिग्नल करते हैं। यहाँ पे कोई प्रोटीन बना, ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसे गोल्जी में ट्रांसफ़र कराना है ना। इसके डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, तो यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र कराना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हुए ये कहाँ गोल्जी apparatus में आ जाएगा। ओके,
यस, किस में ये जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल सिस्टर, ये वैक्यूल्स में पैक्ड हुआ, सिस्ट्रॉन्स में ये फ्यूज्ड हुआ एंड फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये या अदर ऑर्गेनल्स लाइक लाइसोसोम और व्हाटएवर उनकी तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं. Its function include the storage, modification and packaging of products in vesicles. It is also involved in the formation of lysosomes. ये जो vesicles दिख रहे हैं, vacuole vesicles, इनमें जो भी information है, जो भी material synthesize हुआ है, इसमें packed होता है, यहाँ पे fused होता है. अच्छा, यहाँ पे एक cis trans वाला concept चलता है. जो ER facing होते हैं वो cis होते हैं, जो PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेसिंग साइड होता है वो ट्रांस कहलाता है. तो सिस टू ट्रांस, ट्रांस टू सिस, इनका ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है ना. यहाँ पर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं और इस टाइप के अदर मॉडिफिकेशंस होते हैं किन पर, जो भी उनके प्रोडक्ट्स बने हैं उन पर. नाउ लाइसोसोम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव दिस ऑर्गेनल. इट इज़ ऑल्सो अ मेम्ब्रेन मोज़ेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अगर हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स नहीं होते तो बहुत से फंक्शंस हमारी बॉडी में वैसे ही बेकार हो जाते हैं. सपोज हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, सेल उसका क्या करेगी, बॉडी को उसकी नीड ही नहीं है, क्लीनिंग भी तो चाहिए ना. वो क्लीनिंग, अब जैसे हमारे घर में साफ़ सफाई हमें करनी ही पड़ती है ना, घर को क्लीन करने के लिए हमें सफाई तो करनी पड़ेगी, है ना. वैसे ही सेल में आप सोचो, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, कितना स्मूथ चल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. समझ रहे हो इस लेवल पर, मतलब समझ पा रहे हो आप लोग. तो उस सेल में ही ऐसा एक कहना चाहिए, वहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस बनी हुई है कि सेल अपनी सफाई अपने आप ही कर लेती है थ्रू द लाइसोसोम. यहाँ पे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स को डिग्रेडेट कर देते हैं, है ना, डिग्रेडेट करके सेल की सफाई कर देते हैं, है ना, कीप द सेल क्लीन. ओके, दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद ना हो, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो सारे मटेरियल जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड सेल डैमेज हो सकती है, किसी भी पर्पज़ से हो सकती है, किसी भी इशू, कोई भी, मतलब हर सेल के अपने अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं. हर व्यक्ति के जैसे अपने पर्सनल लाइफ में अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, इसी में सेल में भी डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डैमेजेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनकी. उन सब उस कंडीशन में, उस स्ट्रेस कंडीशन में लाइसोसोम्स क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं और उनको क्लीन कर देते हैं ना. इन्हें दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोसाइटल वैक्यूम, क्योंकि वो सेल को या तो मार देते हैं, ज़्यादा हार्मफुल सेल है तो वो मार देते हैं, उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो सेल के काम के नहीं है, उन मटेरियल्स को मार के वो सेल की क्लीनिंग कर देते हैं. या सेल जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, जो हमारे टिश्यू को ख़राब कर सकती है, उस कंडीशन में वो पूरी सेल को ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू से ख़त्म कर देते हैं, है ना. लाइसोसोम के स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ लिपिड लेयर होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं बीच में, यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स डिफरेंट यहाँ पे हम उसका मैकेनिज्म देखें. सो प्राइमरी लाइसोसोम है ना. फैगोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस कराते हैं. फैगोसाइटोसिस क्या है, जो भी मटेरियल फॉरेन मटेरियल्स हैं उनको फैगोसाइट कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं. ये यहाँ पे फ्यूज्ड हुआ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ हुए और उसको, ये देखो फ्रेगमेंट्स के, उसको फ्रेगमेंटेड कर दिया. जो भी फैगोसोम बना था, फैगोसोम जो था, जो फॉरेन मटेरियल था, उसको उन्होंने फ्रेगमेंटेड आउट कर दिया एंड देन सेल को क्लीन कर लिया, है ना. Now mitochondria. This is again a very interesting character of cell, or very interesting organelle of cell. This is a powerhouse. हमारे घरों को बिजली मिलती है अलग अलग सोर्सेस से. सेल को बिजली मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, उसको एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू. अब वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जीज बनाते हैं वो हम आगे देखते हैं, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स. इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है. द एनर्जी रिक्वायर फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़. ऑफकोर्स ही बात है यार, जैसे घर के कामों को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है, देश को मतलब हर सेक्टर में हमें बिजली की ज़रूरत है यार, है ना. वैसे ही सेल को फंक्शन करने के लिए बिजली, भाई एनर्जी तो चाहिए.
सेल नहीं तो काम कैसे करेगी? हमारी बॉडी में एनर्जी, समटाइम ऐसा होता है ना, हम भी एनर्जी हम बहुत एनर्जी हमारी डाउन लगती है, हमें कुछ एनर्जी बूस्टर्स चाहिए होता है। भाई सेल को भी चाहिए होता है। सेल एनर्जी कैसे बना रही है? हमारी बॉडी पूरे सेल की बनी होती है ना। सेल के पास ही अगर सेल एग्जॉस्टेड हो गई है, उसके पास एनर्जी नहीं है, उसने एनर्जी बनाना ही बंद कर दिया है, तो हमें भी टायर्डनेस फील होने लगती है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ सॉरी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है ना। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एटीपी होती है, वो करेंसी होती है काई की, एनर्जी की, है ना। अच्छा, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन्स बनाने की कैपेबिलिटी भी होती है। जैसे न्यूक्लियस था, हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए वगैरह फॉर्म हो रहे थे। बट उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट हुआ, वो ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो जिनका खुद का डीएनए और प्रोटीन होते हैं, है ना। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रियाज आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसका हम स्ट्रक्चर देखें। सो हियर दिस इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेसेस हैं। दिस इज़ मैट्रिक्स, दिस इज़ राइबोसोम्स, दिस इज़ द डीएनए एंड इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टी, यहाँ पे जिस पर F0 पोर्शंस और F1 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एटीपी फॉर्मेशन में काम करते हैं। एटीपी फॉर्मेशन फॉर्म कराने में हमारी हेल्प करते हैं। इनके थ्रू ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसका भी मैकेनिज्म होता है अलग, है ना। नाउ द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ओके। और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। क्रोमो मीन्स होता है कलर, है ना। क्रोमो का मीनिंग ही कलर होता है, ओके। क्रोमो इक्वल्स टू कलर। सो जहाँ भी आपको क्रोमा वर्ड समझ में आए, वहाँ उसका मतलब होता है कलर। सो क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलरफुल प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, ओके। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट्स, यस। जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स ही उनको कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट कराता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स, why only plants are able to photosynthesis? Just because of chlorophyll, है ना। क्लोरोफिल नहीं है, इट मीन्स हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है कि हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, कि हम अपना खुद का खाना बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं। हम अपना खाना कुक करते हैं, बट हमें खाना कौन बना के देते हैं? प्लांट्स बना के देते हैं, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल हैं, हम लोग नहीं हैं, बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, ओके। And chloroplast also contain various yellow और orange pigments in addition to chlorophylls, जो कि हम रेडिश में देख सकते हैं, और ऐसे डिफरेंट लीव्स कलर्स भी देखे ही होंगे आप लोगों ने, है ना। ल्यूकोप्लास्ट मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? फैट्स, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन मेम्ब्रेन लेयर्ड एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, जो बीच का जो उसमें मटेरियल होता है वो स्ट्रोमा होता है। दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए और राइबोसोम होते हैं। सो ये भी बहुत से फंक्शंस कर सकते हैं, है ना। नाउ प्लास्टिड्स के एग्जाम्पल देखें। प्लास्टिड्स एटायोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमायोप्लास्ट, है ना, एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। यहाँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट का यूनिट है। नेक्स्ट वाला, इसको हम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। जो सेक दिख रहे हैं इनको ग्रेनम बोलते हैं। ये बीच का जो लिक्विड फॉर्म होता है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, थाइलाकोइड। ये जो सिंगल ब्रिक्स दिख रहे हैं, इसे अकेले सिंगल को थाइलाकोइड या ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और इन पूरे यूनिट्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं ग्रेनम, ओके। और उसके बीच का जो सैक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम ल्यूमन्स बोलते हैं। ल्यूमन बेसिकली कैपिटल लाइक स्ट्रक्चर्स। नाउ वैक्यूल्स। Vacuoles are storage sacks for solid or liquid contains. Vacuoles are small sized in animal cell, whereas it is in large size in plant cells. Plant cells vacuoles are full of sap, cell saps, and provide turgidity and rigidity to the cell.
टर्जिडिटी वही वो स्वेल हो सकती है, श्रिंक हो सकती है, वो सब जो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं इंटरनली, वो टर्जिडिटी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना. Now, vacuoles stored amino acids, sugars, various organic acids, and some proteins. In amoeba, the food vacuoles contains the food items that the amoeba has consumed. Vacuoles also play important role in expelling excess water and some wasted from the cell. वही turgidity, of course, again टर्जिडिटी की बात हो रही है, तो उसको मेंटेन करने में वैक्यूल्स और स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टोर करने का काम भी कौन करते हैं, वैक्यूल्स. कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे ना, की डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. अक्रेंस देखें हम, सो फाउंड इन किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया. प्लांट सेल्स जो होते हैं फाउंड इन किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड माइकोप्लाज्म, है ना. और एनिमल सेल्स में फाउंड इन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. न्यूक्लियस incipient in plant cells, incipient nucleus called nucleoid present, no nuclear membrane and nucleolus. अलग से as such कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है ना. In animal cells, a true nucleus is present, nuclear membrane and nucleolus is present. क्रोमोसोम्स देखें तो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं प्लांट्स में. एनिमल्स में तो जैसे मैंने आपको बताया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में देखें तो यहाँ पे एब्सेंट होता है. प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया देखा था हमने, है ना. लाइजोसोम्स देखे थे, ईआर देखे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो सॉरी, हाँ एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, इसमें होना चाहिए था प्लांट सेल में. इसकी जगह अगर अपना प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो उसमें एब्सेंट होता है. राइबोसोम इनमें 70s होता है, हमारे में 80s होता है. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में. साइज स्मॉल साइज 0.1 to 5 माइक्रोग्राम मीटर, और इसमें लार्ज होता है. साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, डज नॉट अकर, इसमें होता है किन में, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी and subscribe and follow for me on Facebook, Insta, है ना, X, WhatsApp, YouTube, Pinterest. Thank you guys, thank you so much. See you in the next class.